अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिले जिसे सबक याद रहा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अदालती फैसले के बाद शदीद तनकीद की जद में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफीन पीटीआई पर यह इल्जाम आयद कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस को डिले करने के तमाम तर हरबे इख्तियार कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला किस तरह से इस बात पर मोहर सब्त करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि फरवरी से आगे इलेक्शंस डिले हों, जून जुलाई के महीने में इलेक्शंस हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या फायदा होगा। जो नायब सदर हैं पीटीआई के, आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है और इस पर भी जो तहरीक इंसाफ है उसका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि बड़ी ज्यादती है, अब इलेक्शंस करीब हैं और हमें सियासी कैंपेन की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं जरा इस पिटीशन पर सबसे पहले तो आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अहम तरीन सवाल यह है कि क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे और क्या इलेक्शंस फेयर होंगे, बैलेट पेपर्स पर तमाम सियासी जमातों के जो निशान है वो मौजूद होंगे, और किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो इलेक्शंस के नताइज आएंगे उसे तमाम सियासी जमातें तस्लीम करें। ये तमाम सवाल और इसी बेचैनी की सूरत हाल में एक पिटीशन दायर की गई थी, और यह पिटीशन बैरिस्टर शहरियार रियाज शेख और दीगर फरीकैन की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी कि चूंकि बेचैनी की सूरत हाल है तो पंजाब में सरकारी अफसरान को बतौर आरओज और डीआरओज तैनात किया जाए। और इस फैसले को लेकर ये जो पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट का, इस पर डिसीजन आया और इसको तस्लीम नहीं किया गया, और जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने से दरख्वास्त गुजारों की क्या मुराद थी, क्या वो इससे नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर पंजाब में सरकारी अफसरान ये जिम्मेदारियां निभाएं तो क्या इलेक्शंस इससे शफाफ होंगे। और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट आया, अली मोहम्मद खान ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दीगर जो नून लीग के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कह रहे हैं कि चूंकि इस पिटीशन के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी मर्जी से ये पिटीशन दायर की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये टैक्टिक्स इस वक्त खेल रही है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। क्या तमाम तर सूरत हाल है, और जो पीटीआई के नायब सदर की गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट से हुई है, वकला उसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी कानून बैरिस्टर अरहम तारिक भट्ट साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। यह पिटीशन सर जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई और अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया दरखास्त गुजारों की जानिब से किस पंजाब में सरकारी अफसरान को बतौर आरओज और डीआरओज तैनात किया जाए, इससे क्या मुराद है, क्या इससे मकसूद था पिटिशनर को? देखिए, जो अपेरेंटली जो उनकी प्रेयर है वो तो यही है कि आप साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वो करवाएं, और उसके लिए जाहिर है जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी इम्पार्शियलिटी को जरा ज्यादा यकीन किया जाता है, यकीन रखा जाता है। तो वहां पे जो है वो इस मकसद के लिए, क्योंकि जो इंतजामिया है, खासकर जो अभी इंतजामिया लगी है और हुई है, उसकी तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है उनसे, क्योंकि वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। उनके कारकुनान को भी उठाया गया, उनके लीडरान को भी उठाया गया और नजरबंद भी किया गया, और जमानतों के बावजूद उठाया गया। तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ ग्रज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, और इसी को उन्होंने सामने रखते हुए ये कहा कि जब अगर इलेक्शन आपने, देखिए इलेक्शन सिर्फ होने नहीं होते आइन के तहत, इलेक्शनों का साफ शफाफ जस्ट एंड ऑनेस्ट में होना भी जो है ना वो जरूरी होता है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट ना हो तो फिर उसका शाखसाना जो है फिर बहुत शदीद भी हो सकता है। 71 में हमारे पास एक उसका रिजल्ट निकला था जो उस पे आज तक जो है अफसोस के इज़हार किया जाता है। तो इलेक्शनों को साफ बनाने के लिए उनका ये पिटीशन था, और इसमें एक सरफेस कर रहा है 19 अगस्त 2022 का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का लेटर जो है, वो भी उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो लिखा गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कि, और उनको कहा कि आप इसमें जो है कोर्ट को
फ्रेश रिक्वेस्ट भेजें फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर जुडिशियल ऑफिसर्स एज आर ओ। तो जो जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं सर, वो नॉर्मली जो है उनको उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनकी इम्पार्शलिटी है वो काफी ज्यादा हद तक तस्लीम की जाती है बजाय के इंतजामी अफसरान के। अब तो फैसल ये साहब, उसकी ये बुनियादी शहबाज शरीफ साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, मलिक अली मोहम्मद साहब कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। पीटीआई जो है वो इस पिटीशन के जरिए, ये जिस तरह से आपने डिस्कस किया कि जिन वकला की जानिब से पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, अब मकसूद ये था कि इलेक्शंस फरवरी में ना हो, डिले हो जाएं, ये क्यों इम्प्लाई किया है दूसरे उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से? सर देखिए, वो तो इसलिए अप्लाई किया जा रहा है ना कि वो पीटीआई की पिटीशन, अब पिटीशन दायर करना जो है ये कहाँ का ऑब्जेक्शनेबल कहाँ से हो गया? रिलीफ या जो भी मामला कोर्ट ने दिया है, फैसला तो अदालत है। अदालत के ऊपर अगर उन्होंने कहा कि इंतजामी अफसरान जो ना लगाए जाए, बुनियादी तौर पे जो नजर ये आ रहा है कि एक मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब या आसिफ जरदारी साहब या जो दूसरे अकाबरीन है, पॉलिटिकल ज़ौमा है, वो कब से कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आगे होंगे, पीछे होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तब तो ये फैसला नहीं था ना। तो जो इलेक्शन को डिले करने की एक जो ख्वाहिश है वो तो प्रिवेल कर रही थी ऑलरेडी। तो उसको अब एक पार्टी के ऊपर डालना, मैं समझता हूँ कि अगर इसके जिम्मेदार, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर तो लाहौर हाई कोर्ट है, उनके जज साहब है, फैसला तो उनका। पिटिशनर का काम तो पिटिशन डालना होता है ना। वो तो एक पॉलिटिकल एक कोई पॉइंट रेज करता होगा, कानूनी सवाल रेज किया है, उस पर जो मुनासिब समझते हुए अदालत ने कोई फैसला दिया है उसको चैलेंज करें, उसको जाके जो है उसको आज जो है, अगर ये इतना इलेक्शन कराना चाह रहे थे, ये बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के ये जाके उस फैसले को चैलेंज करते और उसमें जो है कहते हैं कि जी स्टे वेकेट किया जाए और नोटिफिकेशन जो है उसको बहाल किया जाए। रोजाना ऐसी बातें होती हैं। एडवोकेट जनरल भी अपना जो है लगे हुए, हुकूमत भी जो है वो कहा जाता है उसके बारे में तासर तो यही है कि निगरान हुकूमत बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं और इनके पीपल्स पार्टी के जो काबरीन कहते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है ये नून लीग की हुकूमत है। तो अगर ये सारे मामला थे तो आज अपने एप्लीकेशन देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? ठीक है, ये इस वक्त साइफर केस बड़ी अहमियत का अमल है फैसल साहब, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। और इस्तदा की जाती रही कि साइफर केस को पब्लिक किया जाए, इसका ट्रायल जो हो उसको मीडिया पर नशर किया जाए, तमाम कौम उसको देखे, सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हो। लेकिन FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बास पेश हुए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 14 के तहत ट्रायल खुफिया रखने की दरख्वास्त की और इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। मैं इस पर सर आपका कमेंट चाहता हूं कि अगर ओपन होता ट्रायल और लोगों के सामने होता साइफर केस में, अब चूंकि उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी और PTI के बानी ने भी जज के सामने कहा कि मुझे सजाए मौत से खतरा नहीं है, डर नहीं लगता, और ये मीडिया पर बात की जा रही कि इस केस का जो फैसला है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर सकता है या संगीन हो सकता है माजी में जिस तरह के डिसीजन आए। तो अगर ओपन होता ट्रायल तो उसमें सर क्या उस कबाहत थी कानूनी तौर पर? कोई कबाहत नहीं थी। बंद कमरों में किए गए फैसले जो है तस्वर किए जाते हैं, उनको तारीख में स्याह तरीन लिखा जाता है। और जो बंद कमरों में फैसले होते हैं उनका कभी भी कोई वकार नहीं होता, कभी कोई उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, तस्लीम नहीं किया जाता। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि साइफर केस है क्या। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि साइफर में कुछ भी नहीं था और साइफर में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं था तो फिर ये केस क्यों है? और अगर ये मामला था और उन्होंने अपना बताया अपने अवाम को, लोगों को, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो साइफर में गद्दारी या जो भी एलिमेंट आता है वो ये बताना में आता है कि आप को बैरूनी साजिश हुई है या इसको छुपाने में आता है। और अगर उस साइफर के मंदरजात जो है पब्लिक तो है नहीं, वो सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है और वो चालान का हिस्सा भी नहीं है। कौन सा मुकदमा होता है अपना अमिर साहब जिसमें जो है ये चीजें खुफिया रख के काम किया जाए? जो डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट के सामने नहीं है तो उस पर क्या बात की जा सकती है कि क्या चीज जो है वो डिस्क्लोज की है या नहीं की गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और मुल्क की सलामती से मुतल्लिक क्या चीजें हैं।
ज़ाहिर है हम और आप मफरूजे पे ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो साइफर देखा नहीं है, हमने ना साइफर देखा ना पढ़ा, तो ना हमें उसका कोई पता है कि वो साइफर में क्या लिखा है, वो भी सफा मिसल पे नहीं है। तो ये जो बंद कमरों के फैसले होते हैं या मुकदमात होते हैं, ट्रायल होते हैं, ये तो जमाने जहलियत में भी नहीं होते थे। तब भी लोगों को बुलाया जाता था तो देख लेते थे और ओपन कोर्ट में फैसला हो। मीडिया जाता है, मीडिया के कुछ दोस्तों से मैं कल बाहर निकल रहा था इलेक्शन कमीशन के केस से, तो मैंने कहा कि आप खबरें खुल के नहीं आ रही, तो क्या बात है? उन्होंने कहा जी जो खुल के बोलेगा नौकरी से जाएगा, क्योंकि पीछे कुछ मीडिया के लोग गए हैं तो उनको चैनल से फायर कर दिया, अपने चैनलों से, ये मुबैना तौर पे। तो ये बातें भी हैं। मामला जितने ओपन हो, ड्यू अपना जो जितना खुली अदालत होगी उतना ही साफ शफाफ ट्रायल लगेगा, क्योंकि कानून इंसाफ ना सिर्फ होता हुआ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो बंद कमरों में कौन तस्लीम करेगा इन चीज़ों को? बहुत शुक्रिया फैसल जॉय साहब प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। बैरिस्टर अरहम तारिक साथ मौजूद हैं। अरहम तारिक साहब, ये आज जो एक डिसीजन आया गुज़श्ता रोज़ और अब तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार को लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज लीडर्स की इस पर आ रही हैं कि पीटीआई तो रोज़े अव्वल से ये चाह रही थी कि इंतखाबात वक्त में ना हो, लेकिन हमने जो रिपोर्ट किया मीडिया पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस वक्त इलेक्शंस का मुतालबा कर रही थी जब कोई सियासी जमात ना तैयार थी, ना उनके कायदीन पाकिस्तान में मौजूद थे। और इस फैसले के बाद ये खबर जी कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शंस वक्त पर ना हो। मैं ज़रा फैसला आवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि ये फैसला जो है जस्टिस अली बाकर नजफी ने जारी किया है और फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि दरख्वास्त में अहम नुकात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, अगर मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करे तो सब ज़ाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारान को मसावी मौक़े देना होते हैं और वोटर्स को बगैर किसी खौफ के वोट कास्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लोग भी ये चाहते हैं। लेकिन जो पिटिशनर्स ने इसमें मुतालबा किया था, जो उनकी प्रेयर थी कि पंजाब में सरकारी अफसरान को आरओज और डीआरओज तैनात किया जाए, इससे क्या मुराद आप समझते हैं थी? जी देखें मीर साहब, इनकी बड़ी सिंपल पिटिशन थी। वो ये थी कि इलेक्शन एक्ट आर्टिकल 50 सब सेक्शन 1B, उसमें एक डिस्क्रेशन दी जाती है इलेक्शन कमीशन को। या तो वो चीफ जस्टिस साहब को कह सकते हैं प्रोविंस के कि आप जो है हमें डीआरओज और आरओज दे दें जुडिशरी से, ये जो लोअर है जुडिशरी, या तो फिर आप चीफ सीएम को कहते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब आपको ये जितने भी इंतजामिया के लोग हैं वो डीआरओज और उनको आरओज कर देते हैं। ये और का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है 1B में। मैं खासा इस पे जो है गुफ्तगू हो चुकी है कि ये मुद्दा सारा था ये क्योंकि ये कहते हैं कि जी ये 22 हैं। अब जो केयर टेकर सेटअप है बहुत तवील अरसे से चल भी रहा है, ये भी इस पे एक सवालिया निशान है कि क्या ये अब वैलिड भी है कि नहीं, क्योंकि इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो लिहाजा जुडिशरी का काम है कि वो ये दे। सवाल बुनियादी इसमें सिर्फ एक ये है कि अगर जुडिशरी के ऑफिसर्स इलेक्शन करवाते हैं तो क्या फिर तहरीक इंसाफ और बाकी जितनी भी सारी जो है सियासी जमातें, क्या वो तस्लीम कर लेंगी? क्या इस चीज़ की कोई गारंटी कोई दे सकता है कि वो फिर भी कहेंगी कि जी नहीं कोई धांधली हो गई इस तरह का मामला? अगर तो ये कोई गारंटी दे सकता है तो फिर तो ठीक है, डेफिनेटली कोई भी नहीं दे सकता। फिर भी ये बात आएगी उसके बाद जो भी हारने वाली पार्टी होगी। अब मुद्दा सारा शिफ्ट हो गया इस चीज़ पे। मुझे जो जाती तौर पे लगता है अभी सारी बहस मुबासा यही चल रहा है बार रूम्स में भी ये भी कि उमैर न्याजी साहब की पिटिशन पर ही। आई थिंक दिस इज अ फेल्ड लीगल स्ट्रैटेजी। इनका मकसद ये था कि हम जो है इस जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे उनके हाथ से ये सारा मैनेजमेंट निकाल के दे दें जुडिशरी को, जो कि मुझे लगता है उसका भी कोई खास फायदा नहीं है। उसके अलावा कि अगर के जिसे लोगों की तसल्ली हो, और उसके अलावा ये जो जहां तक मामला आ गया स्टे का, तो जैसे ही आप देखें वैसे तो इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी एक्ट नहीं करता जब तक उनको कोई चीज इस तरह की नजर ना आ रही हो। जैसे ही ये ऑर्डर आया उसके अगले दिन ही फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन दे दी कि ये ट्रेनिंग सस्पेंड की जाए फौरी, और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इसके पे कोई काम नहीं करेंगे। अभी विंटर वेकेशन आ जाएंगी हाई कोर्ट की 23 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलनी है। ये टाइम स्किप हो गया। जब इसके बाद लार्जर बेंच बनेगा और जब इसकी हेयरिंग होगी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकते हैं?
ठीक है, इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से जनाब स्टेटमेंट आया कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के इल्जाम अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। अब सूरत हाल बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। अब मुख्तलिफ चूंकि सियासी जमातें हैं और अभी बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कैंपेन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला रही है। बिलावल भुट्टो साहब खास से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कह दिया कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। नून लीग की तरफ से भी कुछ रहनुमाओं के इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। पीटीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम तो पता नहीं मौजूद होंगे बैलेट पेपर पर के पता नहीं मौजूद नहीं होंगे। इस सारी सूरत हाल में अब चूंकि 8 फरवरी में तकरीबन मैक्सिमम 1.5 महीना बाकी है और इलेक्शंस करवाने हैं। इलेक्शन कैंपेन आप कानूनी तौर पर बतौर एक एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि इलेक्शन कैंपेन के लिए वक्त ये काफ़ी है 1.5 महीना? अभी तक तो बाकी सियासी जमातों को तो अभी तक क्लैरिटी नहीं कि होंगे भी इलेक्शंस या वक्त पर या नहीं। देखें मीर साहब, हर इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी इनसिक्योरिटीज कवर कर रही है। अभी फैसल चौधरी साहब आए हुए थे, ठीक है, इनके साथ एक ताल्लुक भी अच्छा है, मोजेस है, मगर इन्होंने क्या बात की, ये ब्लेम गेम की तरफ बात जा रही है ना। कोई कह रहा है कि जी ये इलेक्शन डिले करा रहे हैं, कोई कह रहा है ये इलेक्शन डिले करा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि जी आप हाई कोर्ट पर ही डाल दें, अगर तो इलेक्शन डिले हुए तो फिर उनकी गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मकसद क्या है कि जिसको कोई इस तरह का शक व शुबा है कि शायद हम पावर में ना आए, वो इस चीज से कतरा रहा है। हालांकि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। जब आपकी देखें ना, पॉलिटिकल पार्टी 1 महीने में तो नहीं बननी, पॉलिटिकल पार्टी तो डेकेड्स में बननी है। इलेक्शन की तैयारी करने का वक्त तो सबको बराबर है। पीटीआई पॉपुलर भी है। उसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी इसमें, आपने जो ये फैसला पढ़ के सुनाया, इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें सारी बात हो रही है कि जी क्योंकि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी स्पेस नहीं दी जा रही। अभी जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब को भी 3 MPO में अरेस्ट कर लिया और दीगर भी क़यादत जो है वो मुख्तलिफ केसेस में जो है साबिक चेयरमैन भी उनके नहीं मौजूद फील्ड में, तो उस वजह से इनको मसले मसाइल आ रहे हैं। मगर उससे क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 50 क्या अल्ट्रावायरस हो जाता है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है? नहीं होता। मगर उसके अलावा फिर भी आप दोनों तरफ देखें कि दोनों तरफ सिर्फ एक ब्लेम दिया जा रहा है। उधर से नून लीग कहती है तरीके इंसाफ को कि देखें ये इलेक्शन डिले करवा रहे हैं, इधर से पीटीआई कहती है कि हमने शायद हमारी बड़ी देर बाद एक पहली उनको मिली है एक लीगल विक्ट्री मिली है, तो शायद इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सबको वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की बात बिल्कुल ठीक थी कि हम जितना इसमें जो है एक इब्हाम लेकर आएंगे, एक कंफ्यूजन लेकर आएंगे, जो एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम का बेनिफिशियरी है उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जो है टाइम पर इलेक्शन हो। और अभी जब ये फैसला आया भी नहीं था तो तब भी कुछ सर्कल्स में बातें होना शुरू हो गई थी कि ले जी ये पिटीशन आ गई है, तो अगर तो ये सस्पेंड हो गई तो इसका मतलब है कि बहुत इजीली इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं। तो हमें इस चीज से रिफ्रेन करना है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब इसको मोस्ट लाइकली जो है वो सुनेंगे और उसके बाद फिर उनके जो है इस पे जजमेंट वो यकीनन यही आएगी, क्योंकि ही इज एडमेंट कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो और टाइम भी बहुत है। और मुझे लगता है ये कि सियासी जमातों को इस तरह के हटकंडे नहीं अपनाने चाहिए और इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कवर दिलशाद साहब ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ चुका है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और इलेक्शंस डिले करने के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है पीटीआई की तरफ से उसकी भी तरदीद की गई है। लेकिन सर ये एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में आई और फिर अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया, यहाँ से इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर ये तमाम तर मामला हुआ? दरअसल ये मामला तहरीक इंसाफ के यहाँ जो है वो इस तरह ज्यादा फाल नहीं है। उनको ये अंदाजा ये होता है। हमारी सबसे मेरे दोस्त, मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे दोस्तों ने, सियासतदानों ने, दानिशुरों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। वो रिलाई करते हैं टीवी की ब्रेकिंग न्यूज पर। उसमें तो बाज ऐसी खबरें आई निकल गई
ये इलेक्शन कमीशन तो 3 महीने से मसलसल रिक्वेस्ट कर रहा था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि हमें जुडिशल के ऑफिसर दिए जाए। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने इनकार किया रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने, तब इलेक्शन कमीशन ने दूसरा जो मरहला होता है हमारे सेक्शन जो 50 या 51 है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब जुडिशरी से भी लिए जा सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी से भी लिए जा सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर हैं, उन सब की खिदमात हासिल की और लिस्टें मंगवाई, छानबीन की और उन्हें नोटिफिकेशन कर दिया। ब्यूरोक्रेसी से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैनात कर दिए गए और उनकी ट्रेनिंग आज होनी थी। लेकिन चूंकि हमारे जो सियासतदानों ने ये महसूस किया, जो भी पार्टी है, कि नहीं जी जुडिशरी से आने चाहिए और ये जो है ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग ऑफिसरों से इंसाफ, ये इलेक्शन सही गैर जानदार होने की तवक्को नहीं है। लेकिन सर ये अदम एतमाद तो अवाम का भी अभी है ना, कि पता नहीं पीटीआई को या बाकी सियासी जमातों को मौका मिलता है या नहीं। नून लीग के पास तमाम तर ग्राउंड होगा, इंट्रा पार्टी को लेकर भी तहफुजात उठाए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, दोबारा उन्होंने करवाए, फिर तस्लीम करने से इनकार किया। तो सर अदम एतमाद तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर है ना, लोगों का भी और सियासी वर्कर का भी। अदम एतमाद तो इलेक्शन कमीशन 1956 में बना था, उस वक्त से लेकर आज तक है। कभी किसी पर जो पार्टी हारी अदम एतमाद किया, जो पार्टी हार जाती है हमेशा अदम एतमाद है। हमारे पास मुकम्मल हिस्ट्री है 1956 से लेकर 2023 तक का जितना भी इलेक्शन कमीशन आता रहा, सब ने अदम एतमाद किया। ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है। जो कामयाब पार्टी है वो खुशियां मनाती है, जो हारने वाली होती है वो उस पर मुख्तलिफ नाम। इसी हमारे सियासतदानों ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे उस वक्त 2013 के इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये आरओ का इलेक्शन था, यानी आरओ उस वक्त थे जुडिशरी के और जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के अंडर थे। तो उन्होंने ये कहा कि आरओ का इलेक्शन है। अब ये सारी जो सूरत हाल देख रही थी हमारी हाई कोर्ट्स, उन्हें महसूस किया कि हम अपने जुडिशल नहीं देंगे। और आप यकीन कीजिए इस अरसे में जो को बाई इलेक्शन भी होते रहे तो जुडिशरी ने अपने रिटर्निंग ऑफिसरों के तौर पर नहीं दिए, वो हमारी एग्जेक्टिव से ही लिए गए या इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। हाई कोर्ट पीछे हट गई थी 2013 के बाद। लेकिन अब मैं बड़ा हैरान हूं कि जब इतने बड़े अहम जज हैं जस्टिस बाकर रजी साहब, उन्हें तो बैकग्राउंड का या तो हमारे वकील ने नहीं बताया, इलेक्शन कमीशन के वकील ने उनको सही तौर पर ब्रीफ नहीं किया। तो वो बताना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन तो आपके यहाँ दरखास्तें देता रहा 3 महीने तक। लेकिन बहरहाल अब हुक्म है हाई कोर्ट का, सबको मानना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके हुक्म की तामील करते हुए ट्रेनिंग रोक दी और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 11 दिसंबर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हाई कोर्ट का हुक्म मन मानना पड़ता है, ये हमारा कानून का हिस्सा है। अब सर कंवर दिलशाद साहब, अब चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस कर चुका है कि लाजमी होंगे, शेर अफजल मरवा साहब जो कि नायब सदर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। दीगर जो लीडर्स इस वक्त पीटीआई के हैं, पाबंद सलासल हैं या मंजर आम से गायब हैं। अब वो मुकदमा जिनमें पहले गिरफ्तारियां हुई, मई के जो मुकदमा थे, उनमें जाहिर है कि शेर अफजल मरवत साहब तो शामिल नहीं हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हुई तो जो पीटीआई का वर्कर है सोशल मीडिया पर वो चीख चिल्ला रहा है कि ये कैसा इलेक्शन है, हमें कैंपेन करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही, लाहौर हाईकोर्ट से ही हमारे नायब सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह के जितने इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं कि इस पर भी जरा बात करें कि तमाम सियासतदानों को इक्वली ग्राउंड दिया जाए? नहीं, ये सारा मामला ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ये जाहिर है कि अगर उन्हें कोई शिकायत है और उनको जो बाकायदा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं पर इलेक्शन कमीशन तो लैग कर रहा है ना, आप ये समझते हैं? नहीं, इस पर नहीं होता। ये तरह सारे मामला तो जब इस तरह के जो हालात पैदा होते हैं, ये हालात 2018 में भी थे, 2013 में भी थे, इसी तरह के हालात पैदा होते जा रहे थे। लेकिन बहरहाल अब अगर कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास अपना एक जवाब है, कानून के मुताबिक सबको जवाब देगा, सवाल भी करेगा। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो खत लिखा है तो वज़ीर आज़म से लेकर चारों सूबाई वज़ीराला को, चीफ सेक्रेटरी को, IG को कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की रास्ता हमवार करें और कोई शिकायत का मौका ना दें। अगर किसी को शिकायत हो रही तो हमसे रजू करें।
तो अब अगर कुछ शिकायत है तो इलेक्शन के पाकिस्तान के पास जाकर दरख्वास्त जमा करा दें। ठीक है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, ये जो पिटिशन थी जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, अगर ये पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि अदम एतमाद, जिस तरह से आपने चीज़ सारी वाज़े कर दी कि हर इलेक्शन में इस तरह से होता है, लेकिन इस मरतबा कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के सियासतदान पाबंद सलासल हैं और मंजर-ए-आम पर नहीं वो आ रहे, तो अगर लोग भी ये चाहते हैं कि सरकारी अफसरान आरओज और डीआरओज तैनात हों, तो इसमें क्या मामला मसला कहां पर जन्म लेता है? मैं तो हमेशा हमने तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखा है। दुनिया के किसी मुल्क में, ये पता नहीं पाकिस्तान के सियासी जमाते की पढ़ते बढ़ते तो है कोई नहीं, मुझे ये बता दें कि दुनिया के किसी मुल्क में कोई जुडिशरी का ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी जुडिशरी, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अरे भाई, दुनिया के 144 मुल्कों में डेमोक्रेसी चल रही है, अब मिडिल ईस्ट छोड़ के, तो वहां जनाब कहीं भी रिटर्निंग ऑफिसर या कोई भी जुडिशरी का आदमी नहीं होता, सब एडमिनिस्ट्रेशन के ही होते हैं। और यहाँ एक बटेर, मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैंने भी देखा है कि कभी कभी अखबार तो पढ़ लिया करें, दुनिया के सिस्टम को देख लिया करें। आप पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा रहे, दुनिया भर के दौरे करते, अरबों रुपये आपने खर्च कर दिया, दुनिया का सिस्टम देखने आप जाते हैं, तो कभी देखा कि दुनिया में कभी है किसी पे जुडिशरी का असल में सर आप बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन हुआ ये कि जब सूबों में इलेक्शंस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 ऑर्डर्स आए, इलेक्शन कमीशन ने करवाए नहीं, फिर 90 रोज 60 रोज, आवाम भी तो इस वक्त परेशान हो गई ना। अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत ने बुलाया कि आकर मुलाकात करने गए नहीं, और निगरान हुकूमत पर लोगों का एतमाद पहले ही कम था, ये तमाम तर सिचुएशन तो मिल गई ना। हाँ ठीक है, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, ये सारी बातें हैं हमारे साथ, लेकिन मसला यह है कि उसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड कुछ और था कि जब अगर पंजाब में तो आप इंतखाबात करवा दें, केपी में तो करवा दें, जब आपको कौमी असम्बली डिजॉल्व होने के बाद आप ये बताइए, पंजाब में तो उनकी ऑलरेडी हुकूमत बन गई, किसी की बन गई, पंजाब में बन गई, केपी में बन गई, जब फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप वो तो पहले गवर्नमेंट है, सब कुछ उनके अंडर है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जनाब एक ही दिन इलेक्शन करवा लेते हैं, एक ही दिन बात हो जाती है। हमारा मुल्क इंडिया के बराबर नहीं है, इंडिया में तो सारा साल चलते रहते हैं, यूनियन स्टेट है, इलेक्शन होते रहते हैं, ये वो ये स्टेट नहीं है। वो यहाँ पे मसला कुछ और पैदा हो जाएगा, या केडर गवर्नमेंट नहीं आएगी, या कैसे गवर्नमेंट उनकी बन जाएगी पंजाब में, केपी में, उसी हफ्ते में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे, 100 जो हमारी सीटें हैं 266 इलेक्शन हो जाए तो वो तस्लीम ही नहीं करेंगे। ये पंजाब में तो ऑलरेडी उनकी हुकूमत है, उन्होंने गड़बड़ करवा दी, इसलिए उन्होंने कहा फिलहाल ठहर जाए, इसको हम इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे। बहुत ये एक बड़ी टेक्निकल बात है, ये एक बात है, वरना हमारा तो मिजाज ही नहीं है जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं तो दुनिया भर का सारा सिस्टम देखा, मुझे तो अफसोस है। मुझे ये कहते, मेरे दोस्त मुझे पता क्या कहते थे मुझे, कभी आपका तो सिस्टम ही बड़ा खिलाफ है। अभी किस बात का खिलाफ है? कभी आपको तो जज बैठे होते हैं, आपका तो चीफ इलेक्शन भी जज है सुप्रीम कोर्ट का, उनमें तो करंट ही नहीं होता, वो क्या काम करेगा? उसको क्या पता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, इलेक्शन क्या होती है? दुनिया में आप मिसाल दे सकते हैं कि दुनिया के अंदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जज हो? मेरा कोई भी नहीं। तो आपके यहाँ क्यों है? ये क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? तो ये सारी चीजें दुनिया पे होता है। अब ये जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर आए, दुनिया हंसेगी। जो हमारे जो आ रहे हैं ऑब्जर्वर, वो 250-400-500 बड़े इंटरनेशनल बड़े टॉप क्लास के ऑब्जर्वर आ रहे हैं, वो हंसेंगे यार क्या मामला करते यार दुनिया। सर इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठा रहे हैं और लोग हंस ही रहेंगे, हो क्या पता नहीं मुल्क में रहा है। हाँ, उनका सवाल उठाने का जायज बनता है भाई, जब उनको जो सवाल, इसलिए आप कहते हैं आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं ना, ये इदारे मजबूत होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप क्रिटिसाइज करते हैं। आपकी क्रिटिसाइज जो होता है वो गाइडलाइन होती है, इदारों को मालूम होना चाहिए कि हमारी आवाम में क्या सोच है, तो आपका मुस्बत रोल होता है हमेशा मीडिया का। बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। बैरिस्टर गुफ्तगू सुन रहे थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के कमर दिलशाद साहब साथ मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मामलात इस नहज तक कैसे पहुंचे। अब मामला जाहिर है कि जब पंजाब में असम्बली तहलील हुई, सूबों में इलेक्शंस का मामला था, इलेक्शंस होने हैं टाइमली, सुप्रीम कोर्ट ने पहले चीफ जस्टिस की तरफ से ऑर्डर्स आए कि आप इलेक्शंस करवाएं, फिर पीडीएम हुकूमत ने कहा जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, उन्होंने कहा स्टेट बैंक को कि आप डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को फंड्स दे दें और फिर इलेक्शंस हो जाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल मुल्क में ख़राब है।
फिर अब जब असेंबली तहलील हुई, अब उसका आईनी तौर पर तो यही तरीका है कि अगर अपनी मुद्दत पर असेंबली तहलील होती है विफाकी, तो 60 रोज के अंदर इलेक्शंस हो, एक रोज पहले उसको तहलील करके 90 रोज की जो है वो मियाद हो गई कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने, लेकिन अभी भी 90 रोज के अंदर इलेक्शंस जो थे वो ना हो सके। अब 8 फरवरी को होने हैं, लेकिन इस बात को मेक श्योर नहीं किया जा रहा कि तमाम सियासी जमातें मौजूद होंगी। ठप्पे पर, बैलेट पेपर पर वोटर जिस पर ठप्पा लगाएगा उसी को वोट कास्ट होगा। तो ये अहम सवाल हैं कि लोग चाहते हैं कि जुडिशरी से या ब्यूरोक्रेसी से अफसरान जो हैं वो तैनात हो, और कम से कम किसी ना किसी हद तक तो यकीन दहानी लोगों को हो कि फेयर इलेक्शंस होंगे। बैरिस्टर अरहम। मीर साहब, एक बड़ी जरूरी बात है एड्रेस करनी, जो उन्होंने बात की ना कि ये क्या वजह है, ये पहले भी जा रही थी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन, मार्च में दी थी इन्होंने, ईसीबी ने बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर दूं 2018 के जो इलेक्शंस थे तब भी दी गई थी, बल्कि उससे पहले भी ये कई दफा इस तरह हुआ है कि इलेक्शंस में चीफ जस्टिस को कहते हैं सबसे पहले अप्रोच करते हैं जुडिशरी को। लेकिन 2018 में भी डिस्कस हुआ था कि 2009 की एक जुडिशल पॉलिसी है वो बनाई थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब ने। उसमें उन्होंने रिफ्रेन कर दिया, उन्होंने कहा कि जो लोअर जुडिशरी है, एक तो उनके पास केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ये 2009 में उन्होंने बनाई थी। और दूसरा ये है कि हम चाहते नहीं है, सुपीरियर जुडिशरी नहीं चाहती कि जितने भी जजेस हैं वो इन्वॉल्व हों इस प्रोसेस में इलेक्शन के, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि आज तक कभी ये हुआ ही नहीं। जब मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि पहला सवाल बुनियादी ये है कि क्या आज तक ये, अगर तो जुडिशरी आएगी तो क्या वो मानेगा? तो जाहिर है बाद में भी यही बातें होंगी जी, धांधली होगी, जो भी हारेगा, जिस तरह हमारे इधर मामला चलते हैं। उस बार की वजह से 2009 की जो जुडिशल पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वजह से हमेशा इस तरह हुआ कि ब्यूरोक्रेसी से ही लोग आए। अब ये जब अगर इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अभी मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि ये अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इस स्टे को, इस फैसले को ना, सस्पेंशन को। तो वो कल गालबन जो है इस तरह की कोई कर रहे हैं फाइल। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अगर तो जुडिशल पॉलिसी अमेंड होती है, क्योंकि हर जो है क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लॉ भी और जो हमारी जुडिशरी है वो भी, तो लेट्स सी अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बहस आ जाती है कि नहीं कर सकते हैं जजेस, आरओज बन सकते हैं, डीआरओज बन सकते हैं, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन बात वही है कि हमेशा ये जो अभी आपने सारी ये अफसोसनाक कहानी सुनाई, जो पिछले 1 साल से या 18 महीने से जो मामला चल रहे हैं, उससे हमेशा इस वजह से, और जिस तरह अब आप देखें कि एक आम इंसान के जहन में ये, आप हर शख्स को ये बात करते सुनेंगे कि नहीं जी ये इस तरह ही है, ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला ऐसे होता है, हाई कोर्ट में ऐसे होता है, जिस तरह की बातें सुनते हैं। तो इससे जब आप एक अवाम का मोरल और जो एक जो सोच है कि ये जुडिशरी के फैसले अगर हमें नहीं ऐसा लगेगा, उन पर यकीन नहीं होगा, तो फिर हम किधर जाएंगे? इसलिए रिफ्रेन किया। अभी आप देखें कि ना ही एक बहुत पॉलिसी शिफ्ट आया है, ना ही कोई सुमोटो लिए उस तरह जा रहे हैं, ना ही कोई इस तरह के केसेस जो हायरार्की से ना आए, ना वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुने जा रहे हैं। तो ये इसमें अब देखना पड़ेगा कल क्या होता है। गिरफ्तारी हुई है बैरिस्टर हम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक से गिरफ्तार किया गया है 3 MPO के तहत। और ये बात हम सब जानते हैं कि बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में इस वक्त कोई टूटी फूटी इलेक्शन कैंपेन हो या तमाम तर पीटीआई का सियासी बयानिए को लेकर चलना, तो ये तमाम तर जिम्मेदारियां बैरिस्टर गौहर के पास है या शेर अफजल मरवत के पास है। और केपी से जलसों का आगाज हुआ तो शेर अफजल मरवत साहब की क़यादत में ही पीटीआई के जलसे हुए, और अब वो दायराकार पंजाब में भी जलसों का वसी करने वाले थे, लेकिन आज उनको गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी 3 MPO के तहत, क्या इसमें उनको कोई जमानत मिल सकती है, चैलेंज की जा सकती है? क्योंकि कोई उस तरह का मुकदमा तो नहीं है जिस तरह के बानी पीटीआई पर है या उनके उस वक्त के जो साथी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं या जो दीगर हैं इस वक्त। देखें, मैं वैसे फ्रैंकली अगर आपको मीर साहब बताऊं, एक तो बात यह है कि जो MPO वाला कानून है, अंग्रेज दौर का कानून है, काला कानून है। ये किस तरह की जो है एक 21st सेंचुरी महज़ब माशरे में कैसे हो सकता है कि किसी शख्स को डिटेन कर ले आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? हाउ इज दिस पॉसिबल? एक तो ये बात है। लेकिन है दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अब क्या कोई इस तरह की वकला उसके पीछे आएंगे, वो जज भी रह चुके हैं और
हैं, लेकिन क्योंकि उनको मामला 15 ये साल है जज कि रह चुके हैं। उनको 15 साल जज रह चुके हैं बिल्कुल, और उनकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन उनको अरेस्ट जो किया है वो जज होने की वजह से नहीं किया, ना वकील होने की वजह से किया, उनको अरेस्ट किया एसपीपी होने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो वो दिस इज अ होल डिफरेंट थिंग। जो पूरी एक लाइन हमने देखी 3 MPO में जो है रिट पिटिशन हमने की हुई हैं, हमें किसी एक तहरीक इंसाफ के केसेस भी किए हैं, बेल कराते थे वो, फिर बाइट से एक और एफआईआर हो जाती थी। तो ये जो एक चल चुका है, एक हिजान का जो एक एटमोसफियर बना है, और उसका ही ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो इसको डेफिनेटली जो है कंडेम तो किया जा सकता है, मगर इससे सरप्राइज नहीं हुआ जा सकता। बहुत शुक्रिया बेशर। हम तारिक बाट और दिलशाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। फैसल जॉय साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त ब्लेम गेम से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और फ़ायदा पाकिस्तान का इस वक्त इस समर में है कि तमाम सियासी जमातें इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर मुल्क में फेयर इलेक्शंस नहीं होते और अवाम को इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर एतमाद नहीं होता या उनके कंडक्ट पर एतमाद नहीं होता, तो माजी में जो इस्लामाबाद में धरना एहतजाज होता रहा या 4 हलकों से बात चली और फिर एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के उनको दफ्तर से निकालने पर और उन पर केसेस बनने पर या उनके खुद साख्ता जिला वतनी पर आकर भी ख़त्म नहीं हुई, तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। इस वक्त तमाम सियासी जमातों का यही एक पेज पर मौक़िफ़ होना चाहिए कि इलेक्शंस को किसी तरीके से शफाफ यकीनी बनाना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रुखसान मीर को दे इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।